के कौन कौन से भाग होते हैं? आवाज़ें, छोटी आँख, ऐसे नहीं आते कि दो भाग आहार नाल और आमाशय नहीं पढ़ाया था ना, आमाशय भी पढ़ाया था, छोटी आँख भी पढ़ाया था, बड़ी आँख भी पढ़ाया था, हो गया है ना? छोटी आँख में भाग बताए, 3 भाग बताए, बड़ी आँख के भी 3 भाग बताए। कार्डियक फंडिक पाइलोरी बताया था ना, कार्डियक फंडिक पाइलोरी बताया पाइलोरी और छोटी आती एक बार बताया जेओडिनम जेजुनम एरिया बढ़िया है। कौन सा बताया गोल्डन रेक्टम। आप तो पढ़ने वाले अपेंडिक्स क्या है? अगर 3 नंबर में आएगा तो कैसे लिखोगे? नॉर्मल है ना, तब जनरल नॉलेज होगा उसके बारे में। बीमारी होती है ना तो अपेंडिक्स, अपेंडिक्स अगर वो बीमारी का नाम है अपेंडिसाइटिस होता है। बताओ क्या लिखोगे? क्यों नहीं आते आप लोग? हाँ नाक को चले गए। आप बताइए वो छोटी आँख का भी नाम होता है। किसका? छोटी अरे बड़ी आँख 3 पॉइंट बता। उसका आकार जो है तो बढ़ता है और बगल में आप बताओ। वर्मीफाल अपेंडिक्स है ना, अगर 3 नंबर में आएगा तो क्या लिखोगे? क्यों आप आए थे, परसों आए थे आप, क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं पढ़े? कल तो मेरी क्लास ली ही नहीं है ना। ठीक है, वर्मीफाल अपेंडिक्स अगर पूछेगा तो सबसे पहली लाइन लिखेंगे मनुष्य का एक अवशेषीय है ना, बड़ी आँख के ऊपरी सिरे पर लगा रहता है, पाई जाने वाली एक संरचना है। ठीक है, और एक ये कह सकते हैं आप, अगली लाइन कह देते हैं कि इससे संबंधित बीमारी को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर नहीं लिखना है कि शाकाहारी गद्दों में व्यवस्था में पाया जाता है, इतना लंबा सेंटेंस ना लिखें, इससे संबंधित बीमारी अपेंडिसाइटिस कहलाती है। ठीक, तो हमारे पाचन में, पाचन तंत्र में 2 मुख्य भाग शामिल होते हैं, है ना। पहला आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। आहार नाल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं फिर से बना के दिखा देती हूँ, दिमाग में क्लियर रहे। ये देखिए, ये हमारा नासामार्ग हो गया। ठीक है, नाक वाली ओपनिंग ये नॉस्ट्रिल, और ये हमारा मुख है, ये हमारी बकल कैविटी होगी। ठीक है, ये दोनों जिस जगह पे खुले उसे क्या कह दिया? आप लोग बताते जाइए। सब बोलिए। इसको फेरिंक्स या ग्रसनी बोलते हैं।
यहाँ से ये दोनों नलियाँ अलग हो जाएंगी, है ना। एक बनाएगी आपका श्वास नाल, इसे कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है, और एक बनाएगी आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस को ग्रास बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों में एक छिद्र पाया जाएगा, इन दोनों छिद्रों को क्या कहते हैं, है ना। एक ग्लॉटिस रहेगा, ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन कवर जैसी संरचना पाई जाती है उसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, गलेट रसिका, ठीक है। इसके बाद ये ट्रैकिया अलग हो जाएगी और ये हमारा ईसोफेगस चलता रहेगा। ईसोफेगस हमारा होता है, यहाँ पे सोचिए इसमें ऐसी गतियां हो रही है, ये दब रहा है, फिर फैल रहा है, दब रहा है, खाना नीचे की तरफ जा रहा है, कोई पाचन क्रिया नहीं हो रही है, ठीक। खाना हमारा आमाशय में पहुंचा, आप मार्ग ज्ञात करिए खाने का कहाँ से कहाँ होगा, आप बताइए। भोजन ग्रहण किया मुख में, है ना, उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, छोटी फिर उसके बाद आमाशय में, है ना, ये ग्रास नली के द्वारा होते हुए आमाशय जाएगा, फिर से मतलब अपन पूरा अपनी पाचन क्रिया यहीं से करेंगे। पाचन क्रिया यहाँ से प्रारंभ हो रही है, हाँ, प्रारंभ तो मुख हुआ से मुख होता से है, जाती है, बट यहाँ पे सेकंड स्टेप ये होगा, इसके बाद क्या होगा, कहाँ है, फिर यहाँ से एक आप नाम नहीं आता मेरे को, आहार नली द्वारा रश्मि में जाएगा, फिर ग्रास नली द्वारा आमाशय में, फिर उसके बाद छोटा सेंटेंस कर दो, फिर से बोलिए। मुख, फिर मुख हुआ, फिर ग्रास नली द्वारा आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर वो छोटी आंत में, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग हमेशा मार्ग याद रखिए, श्वसन तंत्र में मैंने बात बताया था, है ना, आपने यहाँ से सांस ली, फिर ये कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, सारी चीज बताई। इसमें भी याद रखिए, परिसंचरण तंत्र में भी मैंने बताया है, हृदय में रक्त का मार्ग, ठीक है मैम। हाँ, जो इसमें गले में जो कोई वो होती है जिसमें से आवाज आती है उसे क्या बोलते हैं, और जो लड़कों में जैसे अवस्था होती है, यहाँ से ये खाना है, सपोज करिए आपका आया आमाशय में गया, यहाँ पे पाचन की क्रियाविधि हुई, उसके बाद ये जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत में गया, छोटी आंत यहाँ पे खुलती है, ठीक है, दाईं ओर, बाईं ओर आमाशय है, स्थिति याद रखिएगा, दाईं ओर छोटी आंत खुलेगी, यहीं से आपका ये अपेंडिक्स रहेगा और ये बड़ी आंत आकार लेगी, और ये फिर गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। छोटी आंत में पाचन की क्रियाविधि पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले कहाँ होगा पाचन, मुख। लार में दो एंजाइम रहते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, हमारे जो खाने में बैक्टीरिया आते हैं, है ना, ऐसे पदार्थ जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको वो नष्ट करता है। और टाइलिन क्या है, वो भोजन में जो स्टार्च हम ग्रहण करते हैं उसका आंशिक पाचन करता है, ठीक। यहाँ के बाद भोजन आएगा यहाँ सीधे, यहाँ पे मैंने बताया था कि पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइसेज, ये एंजाइम होंगे, एचसीएल भी स्रावित होगा, म्यूसिन भी स्रावित होता है ना, ये सब मिलकर पाचन की क्रियाविधि को आगे प्रारंभ करते हैं। उसके बाद ये छोटी आंत में जब जाएंगे ना, यहाँ ऑलमोस्ट पूरी पाचन की क्रियाविधि हो जाएगी। यहाँ पे जो बड़ी आंत में खाना जाएगा, इसमें सिर्फ जल का अवशोषण होगा और फिर बाकी जो अनपचा भोजन को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। आज आप हेडिंग डालिए पाचन क्रिया। कौन कौन सी पाचन क्रिया सब बोल के अग्नाशय। तो अब ये जो है मैंने इसमें क्यों नहीं बनाया, क्योंकि भोजन उनसे होकर कभी नहीं गुजरेगा, ठीक है, ना तो लीवर से होकर गुजरेगा, ना अग्नाशय से गुजरेगा।
बल्कि इनसे जो स्राव निकलेगा ना वो अपना आकर के छोटी आंत में छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आहार नाल से संबंधित वे ग्रंथियां जो आहार नाल से संबंधित वे ग्रंथियां जो भोजन के पाचन में मदद करती हैं, भोजन के पाचन में मदद करती हैं, पाचक ग्रंथियां कहलाती हैं। इसमें लाल ग्रंथियां लीवर मतलब यकृत व अग्नाशय शामिल है, अग्नाशय और आमाशय में तो कंफ्यूज नहीं होते। आमाशय जो है वो आहार नल का भाग है ना, वही पेट में वहीं पे जाके खाना हमारा स्टोर हो रहा है। ठीक, अब हेड डालिए लाल ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड, इंग्लिश में सलाइवरी ग्लैंड। इसमें लिखिएगा लार का निर्माण 3 जोड़ी लार ग्रंथियों द्वारा होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियों द्वारा होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियों द्वारा होता है। पहला लिखिएगा सबलिंगुअल, इसको मैं इंग्लिश में स्पेलिंग लिख के दिखा रही हूँ, आप लोग हिंदी में चाहे तो लिखें चाहे इंग्लिश में, एग्जाम में हिंदी में ही लिखना है। इसी को भले ऐसे लिख दें, ऐसे है ना, सबलिंगुअल, एग्जाम में ऐसे लिखते हैं। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, सबलिंगुअल। पहला, दूसरा है सब मैक्सिलरी, और तीसरा है पैरोटिड। तीसरा है पैरोटिड, ऐसे होता है पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, पैरोटिड। सबलिंगुअल दोनों जीभ के किनारों में पाई जाएगी, है ना, सबमैक्सिलरी दोनों जबड़ों में पाई जाएगी, पैरोटिड कान के नीचे पाई जाएगी। ठीक है, ये लिखा देती हूँ कौन कहाँ पाई जाती है। सबलिंगुअल में डैश करके लिख लीजिए बस, जीवा के दोनों ओर, जीभ के दोनों ओर, सबमैक्सिलरी जबड़े में, सबमैक्सिलरी जबड़े में, पैरोटिड में लिखिएगा दोनों कानों के नीचे एक एक, दोनों कानों के नीचे एक एक। दोनों कानों के नीचे एक, मतलब यहाँ स्थित है ना, जबड़े में, हमारा जबड़ा है, जबड़े में स्थित है, और हमारी जीभ के दोनों किनारे में स्थित है। ठीक है, 3 जोड़ी है, 3 जोड़ी का मतलब संख्या में 6। अगला लिखिएगा इसमें, मनुष्य के लार में लगभग 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है, अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट, लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। आप बताओ एंजाइम क्या होते हैं? ग्रंथियाँ होती हैं, 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी, और तो मतलब एंजाइम नलिकाओं में बहते हैं।
वहीं स्रावी ग्रंथि नलिका एंजाइम सबने पढ़ा होगा, समझ मुझे पूरा यकीन है 9वीं 10वीं में सबने पढ़ा है, जिसने 11वीं 12वीं में लिया है साइंस सब्जेक्ट उसमें केमिस्ट्री में सबने पढ़ा है। हाँ बैठ जाओ आप। सरल कार्बनिक यौगिक एंजाइम जो भोजन को पचाने में मदद उत्प्रेरक उसने पकड़ा है। एंजाइम एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक मतलब जो किसी क्रिया को उद्दीपित करते हैं, किसी क्रिया को या तो प्रारंभ करते हैं या तो किसी क्रिया को तीव्र करते हैं या तो किसी क्रिया का अंत करते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि स्रावित वाले हार्मोन को एंजाइम भी नंबर अगर ऐसे पूछेगा ना कि एंजाइम एक नंबर पे आ गया, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो वो सिर्फ बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में है परिभाषा, आपको एंजाइम की सार्वभौमिक परिभाषा लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब उत्प्रेरक। हाँ, एंजाइम एक प्रकार के उत्प्रेरक हैं, ठीक है। किसी भी क्रिया को उद्दीपित करने का काम करते हैं, क्रिया को प्रारंभ भी कर सकते हैं, क्रिया का वेग तीव्र भी कर सकते हैं, क्रिया का अंत भी कर सकते हैं, ठीक है। अपनी क्रिया करने के बाद या तो ब्लड में बने रहते हैं या समाप्त हो जाते हैं, इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, है ना। जब भी हम एंजाइम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम टर्मिनोलॉजी लिख रहे हैं ना, हमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तो मतलब एंजाइम क्या है, हार्मोन क्या है, मैम इसका परिभाषा आ गया। एंजाइम की परिभाषा। एंजाइम एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जो किसी अभिक्रिया को उद्दीपित करने का कार्य करते हैं, ठीक। सामान्य परिभाषा बिना ना पढ़े हुए, अगर मान लीजिए आपको आइडिया नहीं है ना कि एग्जाम में अगर कोई चीज बिना पढ़े हुए आ गई, मतलब आपने एग्जैक्ट उसकी परिभाषा लिख के और तैयार नहीं की है, तो आप ऐसी ही परिभाषा लिखिएगा जो सरल सरल शब्दों में हो और उसको एग्जैक्ट बताती है, ठीक है। उसमें आपको पूरे 3 में 3 नंबर तो नहीं मिलेंगे, फिर भी 1-1.5 नंबर की गुंजाइश रहती है। आप एक एंजाइम के नाम लिख दीजिएगा, एक फैक्ट बोल जाएंगे, ठीक है ना। लाल मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, लिख के बता दीजिए, टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। लाल रंग में कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा हेडिंग डालिए यकृत, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर, स्पेलिंग है LIVER। देखिए यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, लिखना नहीं है, मैं बता रही हूँ पहले। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। थायराइड। सबसे छोटी कौन सी? सबसे छोटी अंतःस्रावी जो थायराइड है ओवरऑल सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कह ले या सभी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कह ले, अंतःस्रावी बहिस्रावी सब मिक्स में अगर बात करें, अगर एक ऑब्जेक्टिव पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन सा लिखेंगे? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि। हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, थायराइड को लेकर, जिसका वजन होता है 1 से 1.5 किलोग्राम के लगभग, ठीक है। ये पित्त रस का स्राव करती है, पित्त रस को कभी कभी बाइल लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो बाइल पित्त रस को ही कहते हैं। और पित्त रस का स्राव ही करती है, लेकिन पित्त रस का स्टोरेज जो है ना, संचय, वो पित्ताशय में होता है। यकृत में ही नीचे छोटी सी थैली के समान संरचना पाई जाती है जिसे पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। पित्त रस में बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, इनका क्या काम है, पीलिया कैसे होता है, बाकी पित्त रस के क्या काम है ना। यूरिया का निर्माण कौन करता है? एक ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है, ठीक है। कुछ लोग लगा लेते हैं किडनी, ठीक है। किडनी सिर्फ रक्त को छानने का काम करता है, मतलब रक्त से यूरिया को अलग करता है, यूरिया का निर्माण लीवर करता है, ठीक है। तो इसमें हेडिंग लिख लीजिए, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो 1.5 से 2 किलोग्राम वजन की होती है, 1.5 से 2 किलोग्राम वजन की होती है,
1.5 1.5 से 2 किलोग्राम वजन की होती है। यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। ऐसे अगला लिखिएगा, यकृत में कुछ भक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कुफर कोशिकाएं कहते हैं। कुफर कोशिकाएं इसी में एक छोटी सी सब हेडिंग बना के हेडिंग डाल दीजिए, पित्ताशय। यकृत में पित्ताशय, इंग्लिश में कहते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर, इसमें देखिए यकृत के निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है। यकृत के निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है। जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस बाइल से पित्त रस को इंग्लिश में कहते हैं। पित्त रस इसी में संचित रहता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस इसी में संचित रहता है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि पित्त रस का स्राव कौन करता है तो यकृत, और पित्त रस का संचय किसमें होता है तो पित्ताशय, है ना, गाल ब्लैडर। देखिए अब अगली हेडिंग यकृत के कार्य। पहला कार्य हो गया पित्त रस का उत्पादन करना। ठीक, पित्त रस का उत्पादन एवं स्राव। दूसरा रुधिर प्रोटीन्स का निर्माण। कौन कौन से रुधिर प्रोटीन्स? और ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अगला लिखिएगा हिपैरिन का स्राव। हिपैरिन प्रोटीन हिपैरिन का स्राव। हाँ तो बताओ हिपैरिन 3 नंबर में आएगा तो क्या लिखेंगे? यह एक प्रोटीन है और ये रक्त प्रतिस्पंदन रक्त प्रतिस्पंदन का कार्य करता है। ठीक है, मतलब रक्त का थक्का से रोकती है। सही बताया। अगला लिखिएगा मृत लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करना। इसी भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यह मृत लाल रक्त कणिकाओं से पित्त वर्णक का निर्माण करता है। यह मृत लाल रक्त कणिकाओं से पित्त वर्णक का निर्माण करता है। लाल रक्त कणिकाओं से पित्त वर्णक का निर्माण करता है। पित्त वर्णक में बताऊंगी मैं। अगला लिखिएगा भ्रूण में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना।
स्टेट में है वो भ्रूण कहलाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो, भ्रूण में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, और एडल्ट में कौन करता है, हम लोग लाल अस्थिमज्जा, है ना। अगला लिखिएगा विटामिन ए का संश्लेषण। विटामिन ए का संश्लेषण तथा विटामिन ए व विटामिन डी का संचयन स्टोरेज। अगला लिखिएगा प्रोटीन्स का डीएमिनेशन कर, प्रोटीन्स का डीएमिनेशन कर अमोनिया व पायरुविक अम्ल का निर्माण, अमोनिया व पायरुविक डीएमिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा हूँ, मैं हर चीज को बताऊंगी तो बहुत समझ प्रोटीन आप समझ लीजिए, प्रोटीन को तोड़ना, ठीक है। अमोनिया और पायरुविक अम्ल, प्रोटीन्स का डीएमिनेशन कर अमोनिया व पायरुविक अम्ल का निर्माण। अगला लिखिएगा डीएमिनेशन द्वारा बने अमोनिया को, डीएमिनेशन द्वारा बने अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संश्लेषित कर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संश्लेषित कर यूरिया का संश्लेषण, यूरिया का निर्माण लिख लीजिए। डीएमिनेशन के द्वारा बने अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संश्लेषित कर यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन दोनों चीजों को मैं समझा दूं। प्रोटीन को यकृत दो भागों में तोड़ देगा, ठीक है, पायरुविक अम्ल और अमीनो अम्ल, ठीक है। अमोनिया में, सॉरी अमीनो अम्ल में नहीं, पायरुविक अम्ल आपका क्रेब्स चक्र में चला जाएगा, मैंने बताया है श्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र क्या है, ठीक है। पायरुविक अम्ल उधर चला जाएगा, बचा हुआ अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यूरिया का फॉर्मूला पता है किसी को, यूरिया का, अमोनिया का नहीं पूछेंगे। यूरिया का फॉर्मूला होता है ठीक है, मतलब इसमें दो अणु अमोनिया के कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहे हैं तो यूरिया का निर्माण हो रहा है। यही चीज मैंने आपको बता दी, सेंटेंस का मतलब यही है, ठीक है। अगला लिखिएगा यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करती हैं, ग्लाइकोजन के रूप में संचित करती हैं, ग्लाइकोजन के रूप में संचित करती हैं। मैं तीनों पॉइंट समझाऊंगी, 3 पॉइंट ऐसे में लिखाऊंगी, उन तीनों का मतलब समझाती हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा यकृत कोशिकाएं संचित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देती हैं, यकृत कोशिकाएं संचित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देती हैं। फिर अगला लिखिएगा यकृत कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पदार्थों, यकृत कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल से भी ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती है। ग्लिसरॉल से भी ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती है। अब इन तीनों सेंटेंस का मतलब समझाती हूँ। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है, ठीक है, तो वो उसको संचित कर लेंगे ग्लाइकोजन के रूप में, क्योंकि मानव शरीर का संचित भोजन ग्लाइकोजन है, ठीक है ना। जैसे पौधों का स्टार्च है वैसे मानव का भोजन ग्लाइकोजन है। जब हमारे शरीर को अतिरिक्त ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है तो यही यकृत कोशिकाएं उसी ग्लाइकोजन को फिर से हमें ग्लूकोज बदल के दे देती है ना।
ग्लूकोज मतलब एनर्जी, सबको समझ में आ रहा है ना। और इसके अलावा ग्लूकोज के अलावा जो पदार्थ होते हैं ना, जैसे वसी अम्ल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, इनको भी यकृत कोशिकाएं ग्लाइकोजन के रूप में संचित करती हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ना केवल ग्लूकोज बल्कि अन्य पदार्थों से भी यकृत कोशिकाएं ग्लाइकोजन का संचय करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज के रूप में तोड़ देती हैं। ठीक, और लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है इसलिए मैं इतने सारे कार्य लिखा रही हूँ। बाकी 5 नंबर से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, 11 नंबर में पूछा जाएगा तो इससे पूछा जाएगा। ठीक, अगला लिखिएगा, यकृत शरीर में ताप उत्पादन का केंद्र है। यकृत शरीर में ताप उत्पादन का केंद्र है। शरीर में ताप उत्पादन का केंद्र है। अगला, यकृत की कुफल कोशिकाएं, मैंने कुफल कोशिकाओं को भी दिखाया है। यकृत की कुफल कोशिकाएं जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। अब मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, अगर कभी पूछ ले यकृत के कार्य क्या है तो पहले एक हेडिंग मतलब एक लाइन में इंट्रो बता दीजिएगा। 5 नंबर में अगर पूछता है तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, दूसरी आप लिखेंगे यकृत के कार्य, या तो आप दूसरी लाइन में लिख दीजिए या तो ऐसे टेढ़ा में लिख दीजिए यकृत के कार्य। पहला कार्य सबसे पहला पित्त रस का स्राव करना। ठीक है, पित्त रस का निर्माण भी करता है और स्राव भी करता है। और स्टोरेज कहाँ होता है? दूसरा काम आप बता दीजिएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करना। आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदलना। ग्लूकोज के अलावा जो पदार्थ होते हैं, वसी अम्ल ग्लिसरॉल, इनसे भी ग्लाइकोजन का निर्माण करना। ठीक है, उसके अलावा रक्त में आ जाइए। 3 तो आप समझ लीजिएगा, एक हिसाब बना लेते हैं कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन यही चीजें चल रही है। ठीक, अगला आ जाएगा रक्त में आ जाइए, मृत आरबीसीएस को मृत करना। ठीक है, उनसे मृत वर्णक का निर्माण कर लेगा। जो रुधिर प्रोटीन्स हैं उनका निर्माण करना। ठीक है, 4 काम बताए ना मैंने। एम्ब्रियो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, आरबीसीएस लाल रक्त कणिका एक ही चीज है। अगला कौन सा बताया? हिपैरिन का निर्माण करना, हिपैरिन का स्राव करना। ठीक है, फिर अगला आ जाइए विटामिन से। विटामिन ए का संश्लेषण करना, विटामिन ए और विटामिन डी का संचय करना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इतने सारे कार्य में ना आप इंपॉर्टेंस ढांढिएगा किसकी है। यूरिया का निर्माण कभी नहीं भूलना है, रुधिर प्रोटीन्स का निर्माण नहीं भूलना है, पित्त रस का संश्लेषण नहीं भूलना है। ठीक है, उसके बाद आप जितनी चीजें पढ़े हैं ना, या फिर ग्लाइकोजन का निर्माण, 4-5 चीजों को याद रखना है। उसके बाद बाकी चीजें 11 नंबर में अगर सिर्फ ये पूछना है तो फिर पढ़ाने के लिए लिख लीजिएगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ सकता है कि कुफल कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। ठीक है, अगली एक छोटी सी हेडिंग आ रही है पित्त रस। पित्त रस बाइल सैफ या बाइल जूस। इसमें लिखी है पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। यह पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। ब्रैकेट में पीएच मान लिख लीजिएगा 7.7, पीएच मान 7.7। तो बताओ पीएच मान क्या होता है? बताओ पीएच मान क्या होता है? इसमें खाना होता है जिससे पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, पीएच उसको मापता है। पीएच मान उसको मापता है। ठीक है, पास्कल इसके लिए पीएच स्केल ही होता है। पास्कल पीएच को मिक्स मत करो, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है उसका मतलब। कुल मिलाकर के किसी भी विलयन की अम्लीयता को मापता है या किसी भी विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन उनकी सांद्रता को मापता है। सारी का अपने आप पता चलता है। अगला लिखिएगा
कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला, यह वसा का इमल्सीकरण करता है। ध्यान दीजिए वाला पित्तरस के कार्य भी दिखा दूंगी वसा का इमल्सीकरण। एक अगला पॉइंट लीजिए, पित्तवर्णक। पित्तवर्णक देखिए दो होते हैं, दो प्रकार के हैं। पहला बिलीरुबिन, दूसरा बिल्वर्डिन। बिलीरुबिन और बिल्वर्डिन। मैंने बताया था कि मृत लाल रक्त कणिकाओं से यकृत जो है पित्तवर्णक का निर्माण कर देता है ना। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि पित्तवर्णक के नाम क्या है, इसलिए मैंने लिखा दिया ताकि आपके माइंड में बना दे। देख लीजिए पित्तरस के कार्य। पित्तरस के कार्य पहला लिखिएगा, एक एक पॉइंट लिखते जाइए और समझते जाइए। यह आमाशय से आए हुए भोजन के, यह आमाशय से आए हुए भोजन के, यह आमाशय से आए हुए भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। यह आमाशय से आए हुए भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। आप अब एक तरफ से सोचते जाइएगा, लार का पीएच कितना है? 8। ठीक है, मतलब आप अम्लीय समझ सकते हैं इसको। ठीक है, लगभग न्यूट्रल ही होता है ना। इसके बाद आमाशय में जाएगा तो HCl स्थापित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो घोर अम्लीय है। ठीक है, तो मतलब 2.5 के लगभग। अब उस इतने अम्लीय माध्यम को पित्त रस ही है जो छोटी आंत में क्षारीय बनाता है। ठीक है, पित्त रस अपना स्राव छोटी आंत में छोड़ देगा और वो उसको क्षारीय बनाएगा। पहला पॉइंट समझने में कोई दिक्कत? आमाशय में भोजन जाएगा, आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में पित्त रस ही इसको क्षारीय बनाता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, भोजन के साथ आए, भोजन के साथ आए हानिकारक कीटाणु को नष्ट करता है। भोजन के साथ आए हानिकारक कीटाणु को नष्ट करता है। वसा का इमल्सीकरण कर देता है। वसा का इमल्सीकरण कर देता है। वसा का इमल्सीकरण कर देता है। वसा का इमल्सीकरण मैं बताऊं क्या होता है। जब हम तेल या ऐसी ऑयली चीजें खाते हैं ना, तो उसमें एक एंजाइम काम करता है, लाइपेज। जब मैंने आमाशय में भी दिखाया है, छोटी आंत में दिखाया है। ठीक है, वो वसा का पाचन करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन लाइपेज सीधे ही क्रिया नहीं कर पाता है। पित्त लवण जो होता है, पित्त रस जो होता है, वो वसा को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, वैसे वसा का पाचन मैं मुख्य रूप से बता दूं, आमाशय में नहीं होता है, छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, जो आमाशय में आपने लाइपेज पढ़ा है उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा, छोटी आंत में सोचिएगा। ठीक है, तो पित्त रस क्या है, वसा को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और पित्त रस में कुछ मात्रा में जल भी पाया जाता है। तो वसा के छोटे छोटे टुकड़े ना उसी जल में तैरने लगते हैं, उसे ही इमल्सन या पायस कहते हैं और इस क्रिया को इमल्सीकरण या पायसीकरण कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि दूध एक प्रकार का पायस है या इमल्सन है ना, क्योंकि दूध में बीच बीच में जो मक्खन है या घी के कण हैं वो तैरते रहते हैं। ठीक है, तो आपने पायस पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से कोलाई सब में पढ़ा होगा, पढ़ाई होगा। आप लोग इतने आश्चर्य से क्यों देखते हैं कि नहीं पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा है कोलाई? 10th में भी, 9th 10th में भी रहता है, 11th 12th में भी रहता है साइंस में। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि मतलब ये में क्या क्या होता है, तो उसमें था वसा का इमल्सीकरण और जीवाणुओं का भक्षण। वसा का इमल्सीकरण लगा तो जीवाणु को भक्षण हुआ, तो यकृत में पित्त रस कर रहा है। ठीक है, और कहाँ कर रहा है? क्या खाना पित्त रस में जा रहा है? यकृत में। फिर मैं इसीलिए बोल रही हूँ ना, आप लोकेशन याद रखिएगा। बार बार मैं क्यों लोकेशन याद करें? खाना कहाँ से कहाँ होके गुजरेगा। पित्त रस अपना स्राव जो है वो छोटी आंत में छोड़ देता है।
अगला लिखिएगा, आंत की क्रमानुकुंचन गतियों को बढ़ाता है। आंत की क्रमानुकुंचन, आंत की क्रमानुकुंचन गतियों को बढ़ाता है। वही गति जो ग्रास नली या आहार नाली ईसोफेगस में थी ना, मतलब खाना आगे की ओर बढ़ता रहे। ठीक है, एक और लिख लीजिए, यह वसा में घुलनशील विटामिनों, यह वसा में घुलनशील विटामिनों, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विटामिन ए, डी, ई और के, वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। अगर वसा का इमल्सीकरण ऐसा लग रहा हो कि बाद में भूल जाएगा, है ना, तो कहीं भी कोने में लिख लीजिए कि वसा का इमल्सीकरण होता क्या है, खुद के समझने के लिए लिखिए। पित्त लवण, पित्त लवण वसा को लाइपेज की क्रिया होने से पहले, वसा को लाइपेज की क्रिया होने से पहले, पित्त लवण वसा को लाइपेज की क्रिया होने से पहले ही सूक्ष्म अणुओं में विखंडित कर देते हैं। क्रिया होने से पहले ही सूक्ष्म अणुओं में विखंडित कर देते हैं। वसा के ये सूक्ष्म बिंदु, वसा के ये सूक्ष्म बिंदु पित्त के जल के साथ, पित्त के जल के साथ इमल्सन या पायस का निर्माण करता है, इमल्सन या पायस का निर्माण करता है। इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। मैं जब जैसे वो किसी तरह जीभ फूलने लगता है तो कहते हैं कि पित्त बढ़ गया, इस वजह से हो रहा है, तो ये पित्त रस बढ़ जाता है तो इसकी वजह से होता है ऐसा। जीभ घूमना मतलब मेरे ख्याल से चक्कर आना है ना, हाँ, वो बहुत सारे कारणों से आ सकता है। ठीक है, आपके शरीर में पानी की कमी होगी, आपको निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो गया तो भी आपको चक्कर आ जाएगा ना। आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको सफोकेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल रही है, अभी इसी कमरे का दरवाजा बंद कर दे, सारी खिड़कियाँ एकदम बंद कर दे और थोड़ी सी और बच्चों को बैठा दे, जितनी बेंच है पूरी बंद कर दे, पंखा पंखा सब बंद कर दे, आप लोगों को सफोकेशन होगा ना। ठीक है, तब भी आपको चक्कर आ जाएगा। कुछ लोगों को जो कमजोर रहेंगे उनको आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जीभ घूमने का कारण, चक्कर आने का कारण एक है, कई कारणों से वो आ सकता है। हाँ, ग्लूकोज की कमी, आप पूरे दिन का फास्ट कर लो, कुछ ना खाओ पियो, आपको वैसे ही चक्कर आ जाएगा। मैम जैसे गॉल ब्लैडर की जब सर्जरी होती है उसको निकाल देते हैं तब भी बाइल जूस तो बनता होता है, बनता तो लिवर में बन रहा है, पर उसका मुझे लगता है सिक्रीशन इरेगुलर हो जाता है, उसके संचय करने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल, उसका मुझे लगता है कि कोई ऑप्शन वो रखते होंगे कि स्टोरेज करने के लिए कोई ऑप्शन वो करते होंगे, है ना। मुझे लगता है कि बस वो निकाल के फेंक देते होंगे, उसके बाद कुछ चीज़ या तो इंसर्ट करते होंगे या ये लीवर का कोई पार्ट ऐसा बनाते होंगे जहाँ स्टोर हो, या फिर जैसा भी हो, उसकी जानकारी नहीं है। पर फिर भी बाइल जूस वर्क तो करता ही है, हाँ, बनता तो है, बनेगा तो आएगा, बनेगा नहीं तो पाचन ही नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। और ऐसा भी कहते हैं कि अपना लीवर ना, लीवर का थोड़ा सा भाग दान कर देने से, जिसको हम दान कर रहे हैं उसमें भी लीवर में पूरा बन जाता है और हमारे शरीर में भी जो दान किया वो लीवर वो वापस बन जाता है। ऐसी दिक्कत होती नहीं, बस सामने वाले की बॉडी एक्सेप्ट कर ले उस लीवर को। ठीक है, इमल्सीकरण हो गया ना। अगली हेडिंग आ गई अग्नाशय पैंक्रियाज। अग्नाशय के बारे में मैंने जब हार्मोन्स पढ़ाया था बताया था ये एक मिश्रित ग्रंथि है ना, मतलब अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के काम करती है। तो अंतःस्रावी पार्ट जो है उसका अल्फा, बीटा, गामा कोशिका ये हमने देख लिया था, इसका लिखिएगा आगे। बहिःस्रावी भाग आ जाता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है।
यह एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। इसके दो भाग होते हैं, पहला अंतःस्रावी भाग। अंतःस्रावी भाग के सामने लिख लीजिएगा अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं, अल्फा बीटा और गामा कोशिकाएं, अल्फा बीटा और गामा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? बीटा जो होता है, बीटा और गामा, याद डिवाइस कर लीजिएगा। अगला लिखिएगा इसी में दूसरा भाग, बहिस्रावी भाग। बहिस्रावी भाग इसमें लिख दीजिएगा एसिनस कोशिकाएं। एसिनस अंत ऐसे लिखेंगे, या तो बही लिखिए या तो बही लिखिए, काम करते हैं। अब इसका बहिस्रावी भाग या ग्नासी रस क्या है, ये सारी चीजें कल देखेंगे। और पाचन क्रिया मुझे तो शुरू करना है, ठीक? पाचन क्रिया अभी हेडिंग मत डालिएगा क्योंकि इसमें अग्नाशय रस के बारे में पढ़ना है। करिए खत्म।